Hello guys, welcome to the video solutions of QA workshop 28th July. Actually, due to some technical problem, we were not able to live stream this workshop. So that is why I'm recording these solutions. So let's just move on to the questions. Question number 1. Find the remainder when 4 raised to the power 84 is divided by 6. So we have to find the remainder when this expression is divided by 6. Okay, so for example, uh, when find the remainder, I'm finding the remainder when different powers of 4 are divided by 6, correct? So I'm writing remainder here, and this is the power, right? This is first power of 4. When it is divided by 6, remainder is 4, right? When power of 4 is 2, that is 4 square, number is 16, correct? So remainder in this case again is 4, right? When power is 3 and 4 raised to the power 6, 3 is 64, and when 64 is divided by 6, then again remainder is 4. And if I divide fourth power of 4, which is 256, if I divide it by 6, so 6 4 is 24, 1 6 12, and remainder is again 4. So we can see when I divide any power 4 raised to the any power, when I divide this expression by 6, remainder is always 4, right? Remainder is always 4. सो ये तो मैंने देख लिया ऐसे डिवाइड कर करके, मैं 4 की पावर्स को देख लेता हूँ। इजी नंबर्स हैं दोनों, 4 भी छोटा है 6 भी छोटा है, राइट? अगर टेक्निकल वे में आपको करना है, फॉर एग्जांपल दिस इज, इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ 2 रेज टू द पावर 168, राइट? इट इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, 6 इज नथिंग बट 2 इंटू 3, राइट? तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले मैं एक पावर ऑफ 2 को कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से, करेक्ट? तो ये एक्सप्रेशन व्हेन टूज आर कैंसल्ड, when twos are cancelled, तो क्या बचता है मेरे पास? 2 रेज टू द पावर 167 डिवाइड बाई 3, इसका मुझे रिमाइंडर निकाल लेना है, राइट? मुझे पता है 2 को डिवाइड करने पे 3 से रिमाइंडर मिलता है -1, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? -1 रेज टू द पावर 167 विच इज इक्वल टू -1। और किसी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज -1, इट मीन्स पॉजिटिव रिमाइंडर इज 2, राइट? सो मेरा जो ये जो नंबर था, ये जो एक्सप्रेशन, इसका रिमाइंडर मुझे कैसे मिलेगा? जो 2 कैंसिल किए थे, अगेन मैं क्या कर दूं, उनको मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा इस केस में? 4, करेक्ट? सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द एजेस ऑफ अदिति एंड हर मदर वर बोथ 2 डिजिट नंबर्स कंप्राइजिंग द same pair of digits, right? So for example, if the age of Aditi is AB, then the age of her mother is BA, ठीक है? ये दिया हुआ है 2 लाइंस में। If 15 years ago Aditi's age was 1/3 the age of her mother, find the sum of their present ages, right? उनकी प्रेजेंट एज का मुझे सम निकालना है। ये कह रहा है ये 15 साल पहले अदिति की जो एज थी, उसके मदर की 1/3 एज थी, करेक्ट? अब देखना जरा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक कॉन्सेप्ट, हम बात कर लेते हैं। जब भी यार डिजिट्स को रिवर्स करने की बात होती है ना, ये 2 डिजिट्स रिवर्स हुए, राइट? और एक केस होता है जब 3 डिजिट्स रिवर्स होते हैं, CBA, करेक्ट? इनमें अगर मैं डिफरेंस की बात कर लूं, राइट, इनकी वैल्यू, जैसे कोई नंबर है AB, इसके अगर वैल्यू की बात करूं मैं, तो इसका वैल्यू कितना होता है? 10A प्लस B, करेक्ट? और BA का वैल्यू क्या होता है? 10B प्लस A, ये है। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूंगा, तो डिफरेंस कितना आएगा? 10A प्लस बी माइनस 10B माइनस A, सो इट बिकम्स 9A माइनस 9B, which is equal to, oh sorry, this is A and this is B, which is equal to 9 times A minus B, right? एंड अगर ABC की बात करूं 3 डिजिट नंबर की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 100A प्लस 10B प्लस C, और CBA की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100C प्लस 10B प्लस A। अच्छा, ये कैसे लिख दे रहा हूं मैं? ये प्लेस वैल्यूज हैं, राइट? C
डेसिमल सिस्टम में काम कर रहे हैं हम, सी इज यूनिट्स प्लेस, सो सी इंटू 10 raised to the power 0, b is tens digit, so 10 times of b, and a is hundreds digit, so 100 times a, so this is the value, and then डिफरेंस इन दोनों का क्या हो जाएगा, अब देखना डिफरेंस इन दोनों नंबर्स का कितना हो जाएगा, 100a माइनस ए इज 99a, 10b माइनस 10b कैंसिल आउट हो जाएगा, c माइनस इट बिकम 99c, और डिफरेंस इस बार क्या आ गया, 99 टाइम्स a माइनस सी। तो आप देख सकते हो जब 2 डिजिट नंबर्स हैं तो ये जो डिफरेंस होता है, अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो ये नंबर, ये क्या होता है, मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ 9, ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 9 रहेगा ये डिफरेंस। अच्छा, इन केस ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ये क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 99, करेक्ट। ऐसे ही एक और नंबर आप ले लोगे तो मल्टीपल ऑफ 999 बन जाएगा, एंड सो, करेक्ट। ये बात हो गई, इस चीज का, इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में, करेक्ट। देखना क्या कह रहा है, अदितिज एज वॉज 1/3 द एज ऑफ हर मदर, करेक्ट। मैंने ये तो बस एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली लाइन में क्या है कि अदिति की एज ए बी है, मदर की एज ए बी है। मैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इफ 15 years ago, so this is 15 years ago, राइट, अदितिज एज वॉज 1/3 द एज ऑफ हर मदर। अगर इसका एज एक्स है तो मदर का कितना, 3 टाइम्स हो जाएगा इसके, 3x, करेक्ट। इनका एज का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है यार, 2x, राइट। अच्छा, 15 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, x+15, और इसकी मदर की एज हो जाएगी 3x+15। अच्छा, डिफरेंस अभी भी 2x रहेगा एज के साथ। एक अच्छी चीज क्या है, डिफरेंस, आप सेम नंबर ऑफ ईयर्स पे आगे जाओ पीछे जाओ, डिफरेंस सेम रहता है एज का, करेक्ट। अगर डिफरेंस सेम है तो आप एक चीज देखना, ये जो 2x है, बिकॉज इट इज गिवन दैट एज ऑफ अदिति एंड हर मदर is a 2 digit number and the reverse of that number, right। ये अगर है तो ये जो डिफरेंस है 2x, ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। अगर एज ऐसी है, दिस 2x हैज टू बी अ मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 9, करेक्ट। 2 तो 9 का मल्टीपल हो नहीं सकता। यहां से क्या मिला मुझे, x that this x has to be a multiple, this x has to be a multiple of 9। x अगर 9 का मल्टीपल है तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं यार, 9, 18, 27, 36, करेक्ट। इन वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं, दिस इज प्रेजेंट एज ऑफ अदिति एंड हर मदर। और ये कह रखा है मुझसे कि जो इनका एज है ना, वो इस तरीके के नंबर्स आएंगे, नंबर्स डबल डिजिट नंबर आना चाहिए और उसका रिवर्स नंबर आना चाहिए, करेक्ट। अब आप एक चीज देखना, 3x+15 बड़ी वैल्यू है, इसमें मैं x की क्या क्या वैल्यूज यूज कर सकता हूँ, 9, 18, 27, देन 36, करेक्ट। वो मैं यूज करके देख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने x की वैल्यू यूज करी 9, 9 × 3 is 27 एंड 10, 37, 5 इज 42, ये 42 आ गया, 9 यहाँ पे यूज करा तो ये 24 आ गया, यस करेक्ट। ये नंबर ए बी 24 है और उसका रिवर्स 42 है, करेक्ट। तो ये नंबर और ये एज हो सकते हैं दोनों। चलिए दूसरा केस और देख लेते हैं, 18, 18 × 3 इज 54, 54 + 10 इज 64 + 5 इज 69, करेक्ट। 18 + 5, 23 + 10 इज 33। क्या ये नंबर का रिवर्स है, नहीं, ये केस तो नहीं हो सकता। 27 यूज कर लेता हूँ, 27 × 3 इज 81, 81 + 10 इज 91, 91 + 5 इज 96, करेक्ट। एंड 27 अगर यहाँ यूज करूंगा तो 27 एंड 5 32, 32 एंड 10 इज 42। ये भी रिवर्स में है, ये भी केस नहीं हो सकता। अब आप सोचो 9 का नेक्स्ट मल्टीपल जो भी होगा 36 ऑनवर्ड्स, ये जो अदिति की मदर का एज है ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसका मतलब कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। दिस इज द करेक्ट आंसर, और दिस इज द केस वेयर 24 इज द प्रेजेंट एज ऑफ अदिति एंड 42 इज द प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, करेक्ट। तो सम ऑफ देयर एजेस कितना हो जाएगा, दिस इज 66, करेक्ट। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी 66। सो ये तो है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, करेक्ट। ये अगर क्वेश्चन पूछा है तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए यार, दो नंबर
मान लो एक डबल डिजिट नंबर है, उसको रिवर्स कर देते हो तो इनके वैल्यूज में डिफरेंस 9 का मल्टीपल होता है। वही बस मैंने यूज करा है, ये इतना लिखने में आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा इससे, करेक्ट। अगर आप इसको टेक्निकल वे में सॉल्व करना चाहोगे तब देख लो सॉल्यूशन बहुत बड़ा जाएगा। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, करेक्ट, थोड़ा सा लेंदी रहेगा। अदिति एंड हर मदर, करेक्ट। अभी दिया है इसका एज है ए बी, इसका एज है बी ए, करेक्ट। वैल्यू 15 ईयर्स अगो, ठीक है। उनका जो एज था, अदिति का एज 13 ईयर्स अगो कितना हो जाएगा भाई, इसका ए बी एज का, ये डबल डिजिट है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ 15 माइनस करना चाहता हूँ तो मुझे इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा, दैट इज 10a प्लस बी माइनस 15, करेक्ट। उसकी मदर के एज का 15 ईयर्स अगो कितनी हो जाएगी, 10b प्लस ए माइनस 15, करेक्ट है। ये दे रखा है, अब ये दे रखा है कि ये जो एज है, दिस इज 1/3 ऑफ दिस एज, करेक्ट। और वी कैन से दिस 10b प्लस a माइनस 15 इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ अदितिज एज विच इज 10a प्लस b माइनस 15। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 10b प्लस a माइनस 15 इज इक्वल टू 30a प्लस 3b माइनस 45, करेक्ट। अब एक साइड को ले जाओ सारे टर्म्स को, है ना। ए को यहाँ ले जाओगे 29a, बी को इधर ले गए तो -7b, -7b, है ना। इट इज इक्वल टू ये 45 को जब इस साइड लेके आओगे तो 45 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 30, राइट। अब आपको इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं, बिकॉज ए बी आर डिजिट्स, और ए और बी की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 नहीं हो सकता, राइट। और 0 से 9 तक हो सकते, सिंगल डिजिट्स हैं ये, करेक्ट। अब देखना मैं इसको 7 का मल्टीपल बना लूँ तो ये 28a प्लस ए माइनस 7b, और इसको भी 7 के मल्टीपल में ब्रेक कर दूं तो 28 प्लस 2। इसका मतलब ए एक ऐसा नंबर है जिसको 7 से डिवाइड करोगे आप तो रिमाइंडर 2 आता है। 2 इज फर्स्ट सच नंबर, करेक्ट। तो ए का पहला यहाँ पे वैल्यू इस इक्वेशन के लिए 29a माइनस 7b इज इक्वल टू 30। ए का वैल्यू आपको क्या मिल गया इसके लिए, 2, करेक्ट। पहला सोल्यूशन मिल गया ए इक्वल टू 2। जब ए इक्वल टू 2 होगा, दिस इज 58, उधर जाएगा -28, और बी का वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 4, करेक्ट। ये पहला सोल्यूशन मिल गया आपको। नेक्स्ट और सॉल्यूशंस क्या क्या मिलते जाएंगे इसके, इसमें आप 7 ऐड करोगे, राइट, और इसमें क्या ऐड करोगे, 29। तो नेक्स्ट सोल्यूशन जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 31, एंड ये मिल जाएगा आपको 9। बट आप देखो यार, ए और बी सिंगल डिजिट नंबर थे, क्या 31 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये वैलिड केस है, ए और बी की वैलिड वैल्यूज यही दोनों है, 2 और 4, करेक्ट। अब आप एक चीज देखो, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, तो अदिति के एज आ गई आपके पास, कितना हो गई, दिस इज 24, एंड हर मदर्स एज इज 42। यही मेरा आ रहा था, राइट। ये कैलकुलेशन से बच गए थे बस पिछले वाले तरीके में। आंसर क्या हो जाएगा अभी भी, 66, करेक्ट। नेक्स्ट, the average age of a class of 59 students and their teacher is 22 years and 4 months. If the average age of the class falls by 4 months when the teacher is excluded, what is the age in years of the teacher, करेक्ट। क्या क्वेश्चन दिया है, 59 स्टूडेंट्स का एक क्लास है, राइट। और उनके अगर टीचर की भी एज इंक्लूड करते हैं तो उस क्लास की एवरेज एज क्या हो जाती है, 22 years and 4 months, राइट। इफ द एवरेज एज ऑफ द क्लास फॉल्स बाई 4 मंथ्स, अगर टीचर को एक्सक्लूड कर दो तो उस क्लास का जो एवरेज है, एवरेज एज, वो 4 मंथ्स से फॉल कर जाता है, करेक्ट। तो हमें बताना है एज क्या होगा टीचर का। अब एक चीज देखना सबसे पहले, अच्छा तरीका, टोटल 60 लोग थे अभी पहले केस में, राइट, 59 स्टूडेंट्स एंड 1 टीचर। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। अच्छा, ये बताओ इनका जो वो था एवरेज एज, वो था 22 ईयर्स एंड 4 मंथ्स,
मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ 4 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट कर लूँ, सो 22 1/3, दिस इज द एवरेज एज। और एवरेज एज है, एवरेज एज का मतलब क्या होता है यार, इन सब की मतलब यहाँ पे अगर जैसे 59th स्टूडेंट यहाँ रहा और 60th वॉज द टीचर, दिस वॉज द टीचर, तो मैं ये लिख सकता हूँ इन सब का अगर एवरेज 22 होल 1/3 है, करेक्ट, पूरी क्लास का, तो सबकी एज अज्यूम कर सकता हूँ मैं इतनी इक्वल, 21/3, 22 1/3, 22 1/3, एंड सो ऑन टिल इनकी भी 22 1/3 एंड 22 1/3। देखना टीचर की अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ इतना ही, क्यों, पूरी क्लास का अगर एवरेज इतना है तो सबका इक्वल नंबर एवरेज के बराबर एज अज्यूम कर सकता हूँ मैं, अजम्पशन पे चल रहा हूँ अभी यहाँ पे। देखना कह रहे जब टीचर को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, व्हेन टीचर इज एक्सक्लूडेड देन एवरेज फॉल्स बाय 4 मंथ्स। इसका मतलब अब क्या होगा, यहाँ पे इस केस में टीचर को एक्सक्लूड कर दिया गया, करेक्ट। अच्छा ये एवरेज फॉल क्यों कर रहा है, क्योंकि टीचर की जो एज है वो ओवरऑल एवरेज से ज्यादा है, करेक्ट। इसका मतलब टीचर अगर जाएगा तो पूरे सम में से ज्यादा सम निकाल के ले जाएगा, एवरेज से, एवरेज जो नंबर था उससे ज्यादा सम बाहर निकाल के ले जाएगा, क्योंकि उसका एज ज्यादा है, करेक्ट। इस वजह से एवरेज फॉल कर रहा है। तो अब देखना दिस वॉज द केस अर्लियर, नाउ, नाउ दिस इज द अर्लियर केस, नाउ अभी क्या 4 मंथ से फॉल हो गया, सबका एवरेज एज अब क्या आएगा 22, करेक्ट। ये 22 और कहाँ तक, 59th स्टूडेंट तक, बिकॉज ओनली स्टूडेंट्स आर लेफ्ट, टीचर बाहर चला गया, तो सबका एज कितना हो गया है 22। अब मुझे ये बताओ इनमें डिफरेंस कितना है, 1/3 ऑफ एन ईयर, 1/3 ऑफ एन ईयर, 1/3 ऑफ एन ईयर, 1/3 ऑफ एन ईयर। अच्छा कितना डिफरेंस आ गया ये 59 स्टूडेंट तक, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा, ये जो कमी आई है वो कौन है, वो टीचर ले या एज अपने साथ, टीचर की ऑलरेडी एज कितनी, अगर मैंने अज्यूम कर रखी थी एवरेज, एवरेज से ज्यादा कितना लेके गया होगा वो, जितना ये डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 1/3, कितने में, 59 स्टूडेंट्स में, करेक्ट, 59 स्टूडेंट्स में। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, देखो जरा, 59/3 प्लस दिस इज 66 एंड 67/3, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 6, एंड दिस इज 126 डिवाइड बाई 3, मतलब टीचर का जो एज होगा विच इज क्या होगा, वो 42 हो जाएगा। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 42, ठीक है। अह ये कॉन्सेप्ट है मैं जो यूज करता हूँ व्हेन देयर इज एडिशन और रिमूवल ऑफ सम वेट, और अगर आप ऐसे कहें कि एक ग्रुप है उसमें किसी चीज का एडिशन हो रहा है या किसी चीज का रिमूवल हो रहा है, करेक्ट। तो उस केस में आप किस तरीके से हैंडल करोगे एवरेज को, बस वो कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो ग्रुप में मैंने कहा एक आदमी को हटाया मैंने, टीचर को, ठीक है, तो पहले जो एवरेज था उससे कमी कितनी आ गई, और कितने बच्चों में या कितने नंबर्स पे ये जो डिफरेंस आया, कितने लोगों में आया, 59 लोगों में, किसकी वजह से आया, टीचर की वजह से आया, यानी टीचर अपने साथ इतनी एज एक्स्ट्रा ले गया होगा, अगर मैंने उसकी एज अज्यूम कर रखी थी एवरेज के बराबर, तब मैं इस चीज को यूज कर सकता हूँ। अदरवाइज, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करिए नॉर्मल तरीके से, जो एवरेज होता है किस तरीके से, यार एक ग्रुप है जहाँ पे 60 लोग हैं और उनका जो एवरेज है वो कितना है 22 1/3, दिस इज द ग्रुप, व्हेन दिस इज द क्लास व्हेन टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड। अब इसमें से आपने टीचर को माइनस कर दिया है, करेक्ट, तो आपके पास जो ग्रुप रह गया है उसमें 59 स्टूडेंट्स हैं और इनका एवरेज कितना हो चुका है 22, करेक्ट। दोनों वेट्स बराबर होने चाहिए और दोनों सम बराबर होने चाहिए, सम कर दो कितना हो जाएगा ये 60 इंटू एवरेज इज 67/3 माइनस टीचर का वेट इज इक्वल टू दिस सम विच इज 59 इंटू 22, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा 20 टाइम्स 20 मीन्स 0, and 7 to 14 and 12 134 1340 minus t is equal to how much is this, um 59 into
22, कितना हो जाएगा 1180 एंड 118, चीज 891298। तो टीचर का जो एज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1340 माइनस 1298 विच इज इक्वल टू विच इज दिस 242। करेक्ट, यहाँ से 42 निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपको ए दिया हुआ है -2 से 1 के बीच में, बी का रेंज दिया हुआ है -3 से -1/3, सी दिया हुआ है -3 से -1/3, एंड डी इज गिवन एज डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी। करेक्ट, तो मुझे डी के रेंज पे कमेंट करना है। करेक्ट, और डी है क्या, ए बी डिवाइडेड बाई सी। तो सबसे पहले मैं ए बी पे काम कर सकता हूँ। ए बी का रेंज कितना होगा, ए का रेंज इज दिस, बी का रेंज इज दिस। करेक्ट, तो जो प्रोडक्ट ए बी है इसका रेंज निकालने के लिए मैं देखना इनके एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। करेक्ट, अब ए बी के जो एक्सट्रीम्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, व्हेन -3 इज मल्टीप्लाइड बाई दिस -2 इट बिकम +6, -3 is multiplied by -1 it become -3, when -1/3 is multiplied by -1/2 it becomes 2/3, and when 1 is multiplied by -1/3 it becomes -1/3. So these are the extremes. करेक्ट, सो ए बी का जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -3 से, और कहाँ तक, हाईएस्ट वैल्यू ए बी की क्या हो सकती है 6। करेक्ट, ये हो जाएगी। नाउ मुझे ए बी को डिवाइड करना है सी से, सी का रेंज ऑलरेडी गिवन है -3 टू -1/3। करेक्ट, -3 टू -1/3। नाउ when this is divided by c and c is from -3 to -1/3, तो ए बी डिवाइड बाई सी का, अब इनके लिए भी मैं एक्सट्रीम्स देख लूंगा। ए बी डिवाइड बाई सी के एक्सट्रीम्स क्या क्या आएंगे, व्हेन -3 और दिस -3 इज डिवाइडेड बाई दिस -3 क्या हो जाएगा +1। एक और एक्सट्रीम क्या हो सकता है, व्हेन 6 इज डिवाइडेड बाई -3 सो इट बिकम्स -2, and when -3 is divided by -1/3 it becomes 9, and when 6 is divided by -1/3 it becomes -18। Correct, so this AB by C की which is equal to D, इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी -18। करेक्ट, एंड हायर लिमिट क्या होगी इसकी, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट इज -18, राइट, और हाईएस्ट वैल्यू इज 9, सो इट कैन टेक values from -18 to 9, which is option C. So correct answer is option C. Next, question number 5. From the top of a tower, the angles of depression of the top and bottom of a building are observed to be 30 and 60 degree respectively. If the building is 40 meter away from the tower, then what is the height of the building? Correct. तो सबसे पहले तो मैं इसका ना एक डायग्राम बना लेता हूँ। क्या दिया हुआ है, एक टावर से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है एक बिल्डिंग का, सो दिस इज द बिल्डिंग। करेक्ट, इस बिल्डिंग का टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यार सबसे पहले तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा लाइन को, दिस इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, एंड दिस इज द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। करेक्ट, अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा याद रखना। एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से आप एलिवेट कर रहे हो किसी चीज को, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन क्या होता है, व्हेन ये लाइन ऑफ साइट ये है और आप अपनी लाइन ऑफ साइट को नीचे नीचे को डिप्रेस कर रहे हो, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। करेक्ट, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ये लाइन ऑफ साइट से मेजर किया जाएगा, राइट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैं ये तीनों वो बना लूं, ये टॉप एंड दिस इज द ग्राउंड लेवल। अच्छा, बात करेंगे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं और दे रखा है बिल्डिंग इज 40 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, सो दिस डिस्टेंस इज 40 meters, दिस इज बिल्डिंग एंड दिस इज द टावर। करेक्ट, अब देखना एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप का कितना दे रखा है 30 डिग्री। इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस। इसका मतलब ये टॉप ऑफ की बिल्डिंग से अगर आप टॉप ऑफ द टावर देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 30 डिग्री। करेक्ट,
ऐसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बॉटम का, बॉटम ऑफ द बिल्डिंग का ये कितना है 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। करेक्ट। अब मेरे को देखना, यहाँ पे मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा विच इज 30, 60 एंड 90 ट्राइंगल। करेक्ट। 30 के ऑपोजिट साइड का रेशियो इज 1 यूनिट, देन 60 के ऑपोजिट इज √3, 90 के ऑपोजिट इज 2। बस इस चीज को यूज करना है। मुझे क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग इज 40 मीटर्स अवे, ये लेंथ भी 40 हो जाएगी। तो अब मैं बात करूँ इस वाले ट्राइंगल की, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इन ट्राइंगल ए बी सी 60 के अपोजिट साइड इज 40, उसको √3 होना चाहिए था, तो 30 के ऑपोजिट में 1 हो जाती। इसका मतलब 30 के ऑपोजिट ये जो ए बी का लेंथ है वो कितना हो जाएगा मेरा, 40/√3। करेक्ट। एक पार्ट आ गया। या फिर बिल्डिंग के ऊपर टावर का जो हाइट है वो आ गया, मुझे निकालना है बिल्डिंग का हाइट। मैंने इसको एच अज्यूम कर लिया। करेक्ट। तो ये भी एच हो जाएगी, ये बी से लेके ओ तक का डिस्टेंस, और इस पॉइंट को मैंने टी डिनोट कर लिया है। अब ए ओ टी, इन ट्राइंगल ए ओ टी, इस ट्राइंगल में 60 के ऑपोजिट देखना, 60 के ऑपोजिट, 60 के और सॉरी दिस इज दी 30। राइट। क्योंकि मुझे 30 के ऑपोजिट पता है, सीधा सीधा डिस्टेंस कितना है 40 है लेंथ, 30 के ऑपोजिट, 30 के ऑपोजिट होता है 1। राइट। तो 60 के ऑपोजिट कितना हो जाता है √3। यानी ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा आपका 40√3। अगर ये 40√3 है तो एच निकाल सकते हो आप। एच क्या हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस 40√3 माइनस 40/√3। करेक्ट। कितना आ जाएगा ये, 40 × 3 माइनस, सो 40 × 2/√3 विच इज इक्वल टू 80/√3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, question number 6. If a trader sells two articles at the same time at the same price, one at a loss of 30% and other at a profit of 20%, then the trader makes approximately. So easy question है, बिल्कुल ये कई बार पूछा जाता है आपसे। दो आर्टिकल को बेच रहा है सेम प्राइस पे, ठीक है, एक को लॉस पे एक को प्रॉफिट पे। तो आप इस केस में हमेशा सीपी और एसपी लिख लें, ठीक है। एक को सबसे पहले आर्टिकल को लॉस पे बेचा उसने एंड लॉस इज 30%। अब देखना नंबर्स लिख लो, रेशियो लिख लो सीपी और एसपी का। 30% का लॉस का क्या मतलब है यार, कोई आइटम 100 रुपए का था तो उसने 70 रुपए का बेच दिया उसको। करेक्ट। या कोई 10 रुपए का आइटम 7 रुपए में बेच दिया। सही है, ये रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड आइटम वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% का क्या मतलब है, कोई आइटम 100 रुपए का था उसको 120 का बेच दिया, या ये कह सकता हूँ 5 रुपए का आइटम 6 रुपए पे बेच दिया। सो 5:6। बट these two articles were sold फॉर दी सेम प्राइस। राइट। इसका मतलब ये एसपी मुझे दोनों केसेस में इक्वल करना पड़ेगा। तो इस इन यूनिट्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और इन यूनिट्स को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अब मैं नीचे लिख रहा हूं इनकी वैल्यू, ये हो जाएगा 42, इस केस में भी ये 42। तो अब मेरा एसपी सेम पेज पे आ गया, 42 हो गया। 6 का मल्टीप्लाई 10 में, तो कॉस्ट प्राइस पहले आर्टिकल का 60 हो जाएगा और दूसरे आर्टिकल का 35 हो जाएगा। करेक्ट। और ये जो डेट, ये जो आ रहा है ना कॉस्ट प्राइस, ये यूनिट टर्म्स में। करेक्ट। यूनिट टर्म्स में लेकिन मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं इनको ऐड कर सकता हूँ डायरेक्टली। करेक्ट। क्योंकि मैंने इन दोनों का वैल्यू सेम बना लिया है सेलिंग प्राइस का। तो मेरा ओवरऑल, ये जो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 95। ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 84। करेक्ट। तो ये मुझे क्या हो रहा है, लॉस, लॉस ऑफ हाउ मच, 6 and 5 11 रुपीज ओवर 95। तो अगर मैं इसका लॉस परसेंटेज निकालना चाहूंगा वो कितना हो जाएगा 11/95। अच्छा, मुझसे पूछा है अप्रोक्सीमेटली, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 11/99, सो 1/9 कर सकता हूँ अप्रोक्सीमेट। 1/9 अगर अप्रोक्सीमेट करोगे, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11.11%। करेक्ट। लेकिन ये 1/9 से ये वैल्यू कैसी होगी, 99 होता तो 1/9 होता, 95 है, इसका मतलब ये 9 से कुछ छोटी वैल्यू है, इसका मतलब ये 11.11 से कुछ बड़ी वैल्यू आएगी। यानी लॉस होना चाहिए 11 पॉइंट समथिंग विच इज ग्रेटर देन 0.11। करेक्ट। सो
ऑप्शन बी इज द ओनली करेक्ट आंसर. 11.58% लॉस. Then next, question number 7. Which of the following is not a perfect square? हमको ये बताना है. ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको. ये बेस दे रखे इन बेस 8. ये दीज आर 4 नंबर्स. तो हमें बताना है इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है. हम इनको सबसे पहले बेस 10 में कन्वर्ट कर लें. राइट. इसको अगर बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या लिखोगे? 1 इंटू 8 raised to the power 2 प्लस 7 इंटू 8 raised to the power 1 एंड प्लस 1 इंटू 8 raised to the power 0. कितना हो जाएगा भैया? 8 स्क्वायर इज 64, 8 इंटू 7 इज 56 एंड 1. ये कितना हो जाएगा? दिस इज 120 प्लस 1 इज 121 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ए तो मेरा आंसर नहीं हो रहा. बी. बी को कन्वर्ट करूंगा मैं इन बेस 10. सो इट बिकम 1 इंटू 8 raised to the power 0, 1, 2, 3 and 4. Correct. 8 raised to the power 4 plus 4 into 8 raised to the power 3 plus 6 into 8 raised to the power 2 plus 4 into 8 raised to the power 2 plus, oh sorry, this is 1 and 1 into 8 raised to the power 0. करेक्ट. कितना हो जाएगा ये? 8 raised to the power 4 यानी 2 raised to the power 12. 2 raised to the power 12 मुझे पता है कितना होता है भाई. 2 raised to the power 10 का पता है 1024. करेक्ट. 2 raised to the power 11 कितना हो जाएगा? 2048. एंड 2 raised to the power 12 कितना हो जाएगा? 4096. सो ये आ गया 4096 प्लस 8 क्यूब. 8 क्यूब मीन्स 2 raised to the power 2 raised to the power 9. 2 raised to the power 9 क्या होता है? 512. 512 इंटू 4 कितना आएगा ये? 482048. राइट. प्लस 8 इंटू 8 64 इंटू 6. 64 इंटू 6 कितना हो गया ये? 360 प्लस 24 384 प्लस 8 4 इज 32 एंड 1. ये ऐड करना है आपको. कितना हो गया भाई ये? देखना. 4020 60. अच्छा 96 प्लस 48 यानी ये हो जाना चाहिए था 6148 माइनस 4 6144. राइट. इसमें ये दो और ऐड कर दो. 384 प्लस 32 प्लस 1. राइट. 33 अगर मैं ऐड कर दूंगा इसमें तो क्या आ जाएगा? 4 and 3 7, 8 and 3 11 एंड 4 417. कितना आ गया ये? 7 and 4 और 44 प्लस 10 54 प्लस 7 61 एंड इट इज 65. 6561. ये भी परफेक्ट स्क्वायर है. मुझे पता है ये 81 का स्क्वायर होता है. दिस इज 11 स्क्वायर. राइट. ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया. इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो रहा. 61 इन बेस 8. 6 into 8 raised to the power 1 plus 1 into 8 raised to the power 0. ये कितना होता है? 48 plus 1 49. ये भी परफेक्ट स्क्वायर है. इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो रहा. इसका मतलब आंसर हैज टू बी ऑप्शन डी. एक बार चेक भी कर लें. 5 into 8 raised to the power 1 and 7 into 8 raised to the power 0. कितना आया? 40 plus 1 41 which is not a perfect square. Correct answer is option D. Next. Question number 8. There are n stones, each weighing 1, 2, and up till n kg respectively. These stones are placed in 3 bags, A, B, and C, in the following manner. कैसे ये वेट्स दे रखे हैं मेरे को. n स्टोन्स हैं और उनका वेट क्या क्या है? 1 kg, 2 kg, अप टिल n kg. करेक्ट. और ये स्टोन्स को 3 बैग्स में रखा गया. किस तरीके से? बैग ए में जो स्टोन्स रखे गए हैं बैग ए में वो किस तरीके से रखे गए हैं? दीज आर 1, 4, 7 एंड सो ऑन. अच्छा. बैग बी में किस तरीके से? 2, 5, 8 एंड सो ऑन. एंड बैग सी में स्टोन्स रखे गए किस तरीके से? जो rest of the stones are placed in bag C, and rest of the stones are 3 and then 4 5 6 7 8 and 9 and so on. करेक्ट. तो अब आप एक चीज देखना.
ओके पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्टर दिस द एवरेज वेट AW डिफाइंड एज टोटल वेट ऑफ स्टोन्स इन अ बैग। ये जो इस वेट को ऐड कर दोगे आप, सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टोन्स इन दिस बैग, और उसको आप डिफाइन करो एवरेज वेट विच इज डिनोटेड एज AW। ये आपने निकाला है तीनों बैग्स के लिए, करेक्ट। देन इट इज फाउंड that the AWs of exactly two of the three bags, out of these three bags, exactly two bags, AWs of exactly two bags are same as the weight of one of the stones in the respective bags। क्या मतलब है इस लाइन का कि जैसे मान लो ए का AW अगर मैं निकालूं विच इज द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ दीज स्टोन्स, इट इज इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ अ स्टोन, करेक्ट। ए बैग ए में जो स्टोन्स है ना, इनमें से एक स्टोन के वेट के बराबर है वो एवरेज। अब आपके दिमाग में कुछ घंटी बजनी चाहिए, कई वर्कशॉप से इस चीज पे बहुत ध्यान दे रहा हूं मैं, हर बार बताता हूँ कि एपी, दीज नंबर्स आर इन एपी, और एपी का एवरेज क्या होता है? एवरेज ऑफ एन एपी, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इट इज इक्वल टू मिडिल टर्म, करेक्ट। मिडिल टर्म के बराबर होता है। और अगर राइट, और जैसे 1 2 3 ये है एक एपी, ठीक है, इनका एवरेज निकालो, मिडिल टर्म के बराबर आ जाएगा। जैसे ही आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेते हो, इसका भी एवरेज मिडिल टर्म के बराबर होता है। बिकॉज देयर आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ये मिडिल टर्म का होता है इमेजिनरी। ये जो मिडिल टर्म, दो मिडिल टर्म है, इनके बीच में होता है। इसका मतलब ये जो कह रहा है कि इस बैग का जो AW है, इस बैग का जो AW है, वो इन स्टोन्स के में से किसी एक स्टोन के वेट के बराबर है। इसका मतलब आउट ऑफ दीज थ्री, आउट ऑफ दीज थ्री एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली टू बैग्स, एग्जैक्टली टू बैग्स हैव ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स, करेक्ट। इनके ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स होंगे तभी तो उसका एवरेज एक स्टोन के बराबर आ रहा है। कोई मिडिल टर्म रहा होगा इस एपी में, उसके बराबर आ रहा होगा, करेक्ट। और तीसरे के बैग के बारे में क्या है? while the AW of the other bag is different from the weight of any stone in it। इसका मतलब exactly one bag has even number of stones। एक बैग में कितने होंगे? इवन नंबर ऑफ स्टोन्स होंगे। अब मुझे बताओ यार, दो बैग्स ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, एक में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इनका सम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और वो कितने होने चाहिए? ऑड प्लस ऑड इज इवन, इवन प्लस इवन इज, यानी मेरे जो टोटल स्टोन्स होने चाहिए वो इवन होनी चाहिए सबसे पहली बात तो। इसका मतलब बी और डी आंसर नहीं हो सकते बिल्कुल भी, या तो 82 हो सकता है या 92 हो सकता है। लेट्स जस्ट सी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ एन। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ यार 82, सबसे पहले ऑप्शन ए लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर 82 स्टोन्स हैं, पहला केस मैंने ले लिया 82 का, करेक्ट। तो अब मैं इन एपीज को ना बढ़ा लेता हूँ, आगे टर्म्स तक, लास्ट तक लिख लेता हूँ। अच्छा, ये एपी कैसी है यार? 1 4 7। अगर आप इसका जर्नल टर्म लिखना चाहोगे तो वो किस तरीके से आ जाएगा? ये सारे जो टर्म लिखे हुए हैं, ये 3n+1 लिख सकते हो इनको। 3n+1 फैमिली के नंबर्स हैं ये सारे। अच्छा, 3n+1, 82 के आसपास क्या नंबर आएगा? मैक्सिमम लिमिट इज 82, 3n+1 82 ही आ जाएगा यहाँ पे। क्यों? जब आप n को, व्हेन n इज 0 तो 1 आ रहा है सीरीज का नंबर, व्हेन n इज 27 तो क्या आ रहा है? 82 आ गए टोटल टर्म्स, ठीक है। तो ए के अंदर बताओ जरा कितने टोटल टर्म्स मिल गए आपको n0 से 28 तक? 28, ये क्या है आपका? इवन। तो बाकी दो में अगर 82 टोटल स्टोन्स होने तो ये ऑड नंबर्स मिलने चाहिए मुझे, नंबर ऑफ टर्म्स। लेट्स जस्ट सी दूसरे वाले, इनको आप कैसे लिख सकते हो? दिस इज 3n+2, दिस इज 3n+2, राइट। n को 0 रखोगे तो 2 मिलता है आपको। अब 3n+2 82 के आसपास कौन सा नंबर हो सकता है? अगर आप n को 27 रखेंगे तो 83 हो जाएगा, जबकि 82 हो सकते हैं मैक्सिमम स्टोन्स। तो आप उससे एक पहले जाओ, यानी 26, 26 इंटू 3 इज 78 प्लस 2 इज 80। तो यहाँ पे जो लास्ट आना चाहिए स्टोन विच इज 80। अब n 0 पे मिल रहा है आपको 2, इट इज फॉर n इज इक्वल टू 0।
और n इक्वल टू 26 पे मिल रहा है ये। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिल रहे हैं बैग बी में? 27 ऑड है, यस। एंड सी में निकाल लेता हूँ, ये क्या है? इसके जनरल टर्म इज गिवन एज 3n, राइट। n को 1 रखा तो 3 आ रहा है, और 3n है तो यहाँ पे 81 हो जाना चाहिए, विच इज इक्वल टू n इक्वल टू 27। इसमें भी 27 ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स मिल गए आपको। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। बट मैं डी सी भी चेक कर लूंगा, सी भी ऑप्शन हो सकता है करेक्ट। बट देखना, अगर आप, मैं 90 अगर यूज करूंगा यहाँ पे, तो अब मैं देख रहा हूँ 3n+1, मेरे को 90 के आसपास बनाना है। 3n+1 तो नहीं होता 90, तो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए 90 वाला जो स्टोन है, राइट। इसके नीचे ही आ सकते हैं बाकी स्टोन्स। तो 3n+2 क्या हो जाएगा? 3n+2 क्या हो जाएगा? 89। और 3n+1 क्या हो जाएगा? 87, करेक्ट। सॉरी 88, ये आ जाएगा लास्ट स्टोन इस सीरीज में, राइट। सो n जीरो पे ये आ रहा है, और ये कहाँ पे आएगा? ये कब आएगा? 3n+1 है ये, 3n+1 है ये। इसका मतलब 87 क्या होता है? 29 × 3, 29 × 3। तो n इक्वल टू 29 के लिए ये मिल जाएगा आपको 88 इस बैग ए में, ये वाला स्टोन। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ए में कितने हो गए? 30, विच इज इवन। ठीक है, चलो बाकी दो में और मिलने चाहिए। n इक्वल टू 0 से 89, 89 कहाँ पे मिलेगा आपको? व्हेन n इज इक्वल टू 29, 29 × 3 इज 87 प्लस 2 इज 89। इसका मतलब इसमें भी आपके 30 नंबर ऑफ टर्म्स है, विच इज इनकरेक्ट। करेक्ट, दो इवन नहीं हो सकते इन बैग्स में, दो बैग्स में ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स होने चाहिए, दिस इज इवन। इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, question number 9. A triangle ABC is such that its longest side has a length of 10 centimeter and one of its sides has a length of 5 centimeter. What is the length of its third side if the area of triangle is 20 square centimeter? Correct. आपको अगर झट से करना है ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो आप ये देखो, लॉन्गेस्ट साइड दी हुई है मेरे को 10। मुझे मतलब नहीं है क्या ट्राइंगल बन रहा है, क्या हो रहा है। मैंने लॉन्गेस्ट साइड को 10 ले लिया, एक साइड 5 है, ये साइड मेरे को x निकालना है, करेक्ट। मैंने क्या करा, इस वर्टेक्स से यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया एक, राइट। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा जो कि 20 दे रखा है, तो हाइट कितनी आ गई? हाइट आ गई मेरे पास 4। इफ दिस हाइट इज 4, 5 4, ये 90 डिग्री ट्राइंगल, तो ये लेंथ 3 हो जाएगी, ये 3 है तो ये 7 बचेगा। इसका मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी वो √49 + 16 एंड विच इज इक्वल टू √65। तो मेरा ये आंसर तो बन रहा है, इसमें मैं आंसर मार्क करके बढ़ जाऊंगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर मुझे मिल रही है √65, और ये तीन साइड्स जनरल ट्राइंगल का रूल फॉलो कर रही हैं, क्या? सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, वो भी फॉलो हो रहा है, और 10 इसमें लॉन्गेस्ट साइड भी है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। बट मुझे यहाँ पे अगर टेक्निकल तरीके से सॉल्व करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा ये ट्राइंगल भी कौन कौन सा ट्राइंगल बन रहा है या क्या नहीं बन रहा, राइट। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, ऐसा भी हो सकता है एक्यूट ट्राइंगल हो। अच्छा, उससे बचने के लिए मैं तो एक चीज कह रहा हूँ आपसे, आप एक चीज करो। आपको पता है 5 and 10, 5 and 10 ये साइड होगी, मेरे को ये तीसरी साइड निकालनी है एक्स। ठीक है, ये एंगल में निकाल सकता हूँ अगर एरिया दे रखा है। एरिया को एक और तरीके से लिख सकते हो आप, हाफ ए बी साइन थीटा, ये भी होता है। हाफ ए बी का क्या मतलब है? इन साइड्स का प्रोडक्ट, दैट इज 50 साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, एंड इसका एरिया दे रखा है 20। इट मीन्स कितना हो जाएगा ये? 20/25, विच इज इक्वल टू 4/5। साइन थीटा 4/5 है, तो यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकते हो आप। अगर साइन थीटा 4/5 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/5। कॉस थीटा 5 है, तो सामने वाले साइड का लेंथ निकाल सकते हो कोसाइन फॉर्मूला यूज करके। कॉस थीटा 3/5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2ab।
2 इंटू 5 इंटू 10, करेक्ट। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 20 इंटू 3 60 इज इक्वल टू 25 प्लस 100 125 माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर यहाँ से भी कितना आ गया 65, और एक्स की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ गई √65, करेक्ट। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन है। आप हेरोन्स फॉर्मूला भी यूज कर लो तब भी आंसर आपका √65 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, ये दो ऑप्शंस तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, दीज साइड्स आर ग्रेटर देन 10, राइट, 10 इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 से बड़ी हो जाए साइड। दीज टू ऑप्शंस आर एनीवे एलिमिनेटेड, करेक्ट, ए और बी में से आंसर हो सकता था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, a three digit number when reversed become 3/8 of the original number. How many such three digit numbers are there? करेक्ट, ये निकालना है आपको। हमने सेकंड क्वेश्चन में शायद एक ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, जब भी डिजिट्स ऐसे हैं ए बी सी, इनको आपने रिवर्स करा सी बी ए, तो इनके जो वैल्यू का डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इज अ मल्टीपल ऑफ 99, करेक्ट। ये 99 का मल्टीपल होता है। हम्म? अब देखना, अ, आपसे पूछा है कि एक थ्री डिजिट नंबर अगर उसको आप रिवर्स कर देते हो तो वो ओरिजिनल नंबर का 3/8 हो जाता है, राइट। सो ओरिजिनल नंबर एंड इट्स रिवर्स, राइट। ओरिजिनल नंबर को मैं 8x अज्यूम कर लूं, तो इसका रिवर्स जो हो जाएगा वो 3x हो जाएगा, यार बताओ, यही दिया हुआ है मेरे को। अच्छा, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस वुड बी 5x, एंड दिस 5x हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 99, करेक्ट। मुझे पता है क्योंकि जो वैल्यू होती है थ्री डिजिट नंबर्स की, उनका डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए, 99 का मल्टीपल होना चाहिए। सो डिफरेंस इज 5x एंड दिस 5x हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 99। अब अगर मल्टीपल ऑफ 99 होना है इसको, तो एक चीज ध्यान देना, 5 तो 99 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब दिस x हैज टू बी अ मल्टीपल, x हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 99, राइट। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 99 एंड देन 198 एंड सो ऑन, 11 के मल्टीपल। अब मुझे पूछे थे हाउ मेनी सच थ्री डिजिट नंबर्स आर देयर, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सबसे पहली वैल्यू 99, राइट। एंड मुझे दिख रहा है यार सेकंड वैल्यू अगर मैं यूज करूंगा, अगर x की, एंड सेकंड और सेकंड ऑनवर्ड्स क्या हो जाएगा, ये मेरा थ्री डिजिट नंबर नहीं रहेगा, फोर डिजिट नंबर बन जाएगा। हम्म। तो मैं क्या करूंगा, 190 ऑनवर्ड्स कोई नंबर लिए नहीं जा सकता, यानी x की वैल्यू 99 ही होनी पड़ेगी, राइट। 99 का मल्टीपल होना है तो x की वैल्यू 99 होनी पड़ेगी, जिसके लिए ओरिजिनल नंबर आपको क्या मिल जाएगा, 8 × 99। आप नंबर भी मत निकालो, और आपको अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो, वरना आप टिक कर सकते हो हाउ मेनी सच थ्री डिजिट नंबर्स आर देयर, ओनली वन सच थ्री डिजिट नंबर इज देयर। कौन सा नंबर होगा, 720 प्लस 72 विच इज इक्वल टू 792। ये 792, इसका रिवर्स कितना हो जाएगा 297, एंड इट इज 3/8 ऑफ द ओरिजिनल नंबर, करेक्ट। एक ही नंबर है सर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, if x is a real number such that gx is equal to minimum of these two functions, then the maximum possible value of gx is। हर एक वर्कशॉप में ऐसा एक क्वेश्चन आई आ रहा है, करेक्ट। ये हमको आता भी है किस तरीके से हैंडल करना है इनको। जी एक्स जो फंक्शन दिया है आपको, इट इज मिनिमम ऑफ दीज टू फंक्शंस, है ना, ये दो स्ट्रेट लाइंस है। अगर आपको फील लेनी है इसकी तो देख लो इनका डायग्राम भी, 7 - 3x नेगेटिव स्लोप, y इंटरसेप्ट 7, इस तरीके की लाइन हो जाएगी। 3 + 5x इंक्रीजिंग स्लोप, y इंटरसेप्ट इज 3, इस तरीके का लाइन हो जाएगा। gx is minimum of these two, minimum of these two would be यहाँ से ये एंड ये, दिस इज द ग्राफ ऑफ gx। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिल रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे, राइट, इंटरसेक्शन पॉइंट पे मिल रही है इसकी मिनिमम वैल्यू। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे,
दोनों को इक्वेट कर दो आप, 7 - 3x इज इक्वल टू 3 + 5x, यानी 8x इज इक्वल टू 7 - 3 विच इज 4, x मिल गया आपको 1/2। यानी x इक्वल टू 1/2 के लिए आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी जी एक्स की, और x इक्वल टू 1/2 आप किसी में भी पुट कर सकते हो, इसमें भी और इसमें भी, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 7 - 3/2, कितना आया, 14 - 3 यानी 11/2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, question number 12. In how many ways can a person pay an amount of 120 using 2 rupee और 5 rupee coins? करेक्ट, 120 रुपए पे करने हैं आपको, 2 और 5 रुपए के सिक्के हैं आपके पास, कितने तरीके से आप कर सकते हो ऐसा। करेक्ट, तो ये समझो कि दिस इज ₹2 एंड दिस इज ₹5। तो मैंने अज्यूम कर लिया एक्स कॉइन्स 2 के पे कर सकता हूँ एंड वाई कॉइन्स 5 के पे कर सकता हूँ, और एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आनी पड़ेंगी। अच्छा, वैल्यू क्या बने मेरे मनी की, 120, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 120 होना चाहिए सम ऑफ मनी। अब मुझे क्या निकालनी है इस इक्वेशन की, इंटीग्रल वैल्यूज। करेक्ट, पहला सॉल्यूशन कब, जब मैं सारे पैसे 5 रुपी कॉइन्स में पे कर दूं, यानी वहां पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 24। करेक्ट, अब ये वैल्यू 5 से इंक्रीज होती जाएगी और ये वैल्यू 2 से डिक्रीज होती जाएगी। इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऐसे ही ढूंढते हैं। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इतनी वैल्यू से ये जो y की इंटीग्रल सॉल्यूशंस है ये कम होते जाएंगे, राइट, और इस कोएफिशिएंट से बढ़ते जाएंगे x की वैल्यूज और इंटीग्रल सॉल्यूशंस, है ना। तो क्या क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 22 मिल गया एंड देन 20 मिल गया, एंड जाते जाते एक बार आप ऐसा भी कर सकते हो, एक्सट्रीम सेकेंड एक्सट्रीम वुड बी व्हेन यू पे 0 रुपी इन 5 रुपी कॉइन्स। तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 आ गया, तो सारे पैसे आपने पे कर दिए काय से, 2 रुपी कॉइन्स में। तो 2 रुपी कॉइन्स कितने बन जाएंगे, 60, राइट। तो 60 और 0 ये केस हो गया। अब आपको बताने थे ये कितने तरीके हैं ऐसा करने के, राइट। तो आप देखो, इनको कैलकुलेट कर लो किसी भी तरीके से, 0 से 24 तक जाना है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस इज 2, राइट। और ये जो टर्म होंगे 0, 2, 4, 6, 8 और कहाँ तक, 24 तक। आप बताओ मुझे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए। इसको आप लिखोगे 2 × 0, ये 2 × 1, ये 2 × 12, राइट। 0, 1, 2, 3, 12 तक कितना काउंट हो गया, 13 काउंट। सो देयर आर 13 वेज। करेक्ट आंसर इज 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 13. A person A start descending from the first floor of a building to the ground floor on a descending escalator. Right? क्या है कि जो टॉप फ्लोर है वहां से एक एस्केलेटर है जो कि डिसेंडिंग एस्केलेटर है। डिसेंडिंग एस्केलेटर का क्या मतलब है, एस्केलेटर इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। करेक्ट, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर एंड ये क्या से फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक, दिस इज ग्राउंड फ्लोर पे लाने का काम करता है ये एस्केलेटर। अब जो एक पर्सन है ए, वो क्या करता है, डिसेंड, ही स्टार्ट्स डिसेंडिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर। तो ए ने कैसा चलना स्टार्ट कर दिया, ए इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, नीचे। साइमल्टेनियसली अनदर पर्सन बी, एक दूसरा पर्सन है बी, एंड ही स्टार्ट्स असेंडिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग टू द फर्स्ट फ्लोर। क्या करता है भाई, बी ने यहां से चलना स्टार्ट करा ग्राउंड फ्लोर से, बी ऊपर जा रहा है, ए नीचे आ रहा है। अच्छा, यूजिंग द सेम एस्केलेटर and escalator is moving downwards, if the speed of b, it is given, if the speed of b is twice that of a, right। तो इसकी स्पीड अगर a की स्पीड है x स्टेप्स पर सेकेंड, स्टेप्स पर सेकेंड, तो b का स्पीड क्या हो जाएगा, 2x स्टेप्स पर सेकेंड, राइट। नाउ ए एंड बी, ऐसा करने में ए फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक आ जाता है और बी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाता है। ऐसा करने में ए को लगता है 30 स्टेप्स, ए टेक 30 स्टेप्स, राइट।
एंड बी टेक्स 120 स्टेप्स। अच्छा, बी को ज्यादा स्टेप्स लग क्यों रहे हैं? क्योंकि यार बी ना अगेंस्ट द एस्केलेटर उस पे क्लाइंब कर रहा है, राइट? क्योंकि ये स्टेयर्स नीचे आ रही हैं और बी को ऊपर जाना है। ऑफ कोर्स बी की स्पीड ज्यादा रही होगी एस्केलेटर की स्पीड से, इसीलिए वो ऊपर पहुंच पा रहा है। करेक्ट। AB takes 30 and 120 steps respectively to reach their destination. Find the number of steps that are visible on escalator when it is stationary. तो escalator में कितने steps हैं ये मेरे को निकालना है। करेक्ट। अब आप एक चीज देखना, स्पीड अगर ए की थी x स्टेप पर सेकेंड, 30 स्टेप्स उसने कितने टाइम में ले लिए होंगे? 30/x सेकेंड्स में, राइट? और बी ने 120 स्टेप्स विद दिस स्पीड कितने टाइम में ले लिए होंगे? 120/2x, विच इज इक्वल टू 60/x। तो आप ये कह सकते हो ऐसा ये टाइम, ये 30 स्टेप्स और ये 120 स्टेप्स लेने का ये टाइम ऐसा क्यों आ रहा है? डबल दी टाइम क्यों लगा? क्योंकि ये जो स्पीड है अभी ये रिलेटिव स्पीड है, मतलब एस्केलेटर की प्लस ए की स्पीड, इस वजह से उसको कुछ कम टाइम लग रहा है, राइट? और ये एस्केलेटर के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड माइनस एस्केलेटर की स्पीड। तो अगर सेम डिस्टेंस फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैं प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर सकता हूँ, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इनके जो टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो कितना आ रहा है? 1:2। तो इनके जो स्पीड, एंड दैट स्पीड इज रिलेटिव स्पीड, उस रिलेटिव स्पीड का रेशियो कितना हो जाना चाहिए? 2:1। करेक्ट। यानी ए के केस में वो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ ए प्लस एस्केलेटर, एंड बी के केस में स्पीड ऑफ बी माइनस स्पीड ऑफ एस्केलेटर। करेक्ट। स्पीड ऑफ ए इज एक्स, स्पीड ऑफ बी इज 2x। तो आप क्या लिख दोगे यहां से? एक्स प्लस एस्केलेटर अपॉन 2x माइनस एस्केलेटर इज गिवन एज 2/1। इसको सॉल्व करो। 4x, x इधर गया, 3x इज इक्वल टू 2+1, 3 टाइम्स एस्केलेटर, यानी एस्केलेटर की भी स्पीड आपके पास कितनी आ गई? x स्टेप्स पर सेकेंड, x स्टेप्स पर सेकेंड। करेक्ट। यानी एस्केलेटर भी x स्टेप पर सेकेंड ले रहा है। मुझसे क्या पूछा था? फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट आर विजिबल ऑन एस्केलेटर। स्टेप्स निकालने हैं। टाइम कितना लगा था? टाइम कितना लगा था? ए को, ए की स्पीड थी x, राइट? ए की स्पीड थी x, और उसको इतना टाइम लगा था ऊपर चढ़ने में, और टोटल 30 स्टेप्स लिए थे। इतने टाइम में 30 स्टेप्स लिए थे ऊपर चढ़ने में। बाकी के स्टेप्स, सॉरी, नीचे उतरने में बाकी के स्टेप्स किसने लिए होंगे? एस्केलेटर ने। इतने टाइम में ए के बराबर ही स्टेप ले लेगा एस्केलेटर भी। जब ए ने 30 स्टेप्स लिए, उसकी स्पीड और एस्केलेटर की स्पीड बराबर है, तो बाकी 30 स्टेप्स किसने लिए होंगे? एस्केलेटर ने, और बराबर ही स्टेप्स लिए होंगे। यानी टोटल स्टेप्स जो हो जाएंगे, स्टेप्स वुड बी 30+30, एंड दैट इज इक्वल टू 60। या आप बी के पर्सपेक्टिव में देखो, आप देखो 120 स्टेप लिया किसने? बी ने। उसका स्टेप है उसकी स्पीड है डबल, राइट? यानी एस्केलेटर ने कितने स्टेप लिए होंगे? 60। तभी तो 120 माइनस 60 करके कितना आ रहा होगा? 60 ही आ रहा होगा। यानी यहां से भी आप बता सकते हो कि टोटल जब वो एस्केलेटर स्टेशनरी होगा तो कितने स्टेप्स होंगे? 60। करेक्ट आंसर इज 60। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट डू एनी टू ऑफ द थ्री ग्राफ्स? पहला ग्राफ आपको दे रखा है x² प्लस y² इज 25। अगर आपको पता है तो ये क्या है? इट्स अ सर्कल, राइट? सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। इट इज अ सर्कल विद सेंटर और विद कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर है 0,0, एंड रेडियस, इस सर्कल का रेडियस कितना है? 5। करेक्ट। दूसरा इक्वेशन आपका 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25, ये स्ट्रेट लाइन है, राइट? एंड तीसरा इक्वेशन है x इक्वल टू 0, इट्स अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब आप देखो, x² प्लस y² इज इक्वल टू 25, एक सर्कल है। मैं ना सारे ग्राफ्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने मान लिया दिस इज 0,0 ओरिजिन।
राइट। तो सर्कल कुछ इस तरीके का हो जाएगा, दिस इज 0,0। अच्छा, सेकंड जो मेरा ग्राफ है, ये लाइन है, अभी मैं इसको ड्रॉ करूंगा। पहले मैं x इक्वल टू 0 कर लेता हूँ। x इक्वल टू 0 इज नथिंग बट दी y एक्सिस। सो ये ग्राफ हो गया मेरा काय का, x इक्वल टू 0 का। राइट, दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तीसरा लाइन है यार, तीसरा लाइन देखना, इसको मैं पहले थोड़ी फील ले लेता हूँ, ये लाइन बनेगी कैसे। 3y इज इक्वल टू 25 - 4x। तो y का जो वैल्यू है इट इज 25/3 - 4/3x। इसका मतलब क्या है, ये लाइन नेगेटिव स्लोप की लाइन है, जो कि y को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 25/3 पे, यानी 8 पॉइंट समथिंग पॉइंट पे। करेक्ट। यानी ये लाइन कुछ इस तरीके से जानी चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता ये स्ट्रेट लाइन सर्कल को कट करेगी, टच करेगी, या फिर टच ही नहीं करेगी, इसके बाहर से निकलेगी। उसके लिए आप क्या निकालो, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसी भी तो हो सकती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये 0,0 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेता हूँ इस साइड से। करेक्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b इन लाइन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन ax plus b, oh sorry, this is for example, let's just assume this point as px plus qy plus r इक्वल टू 0। इस स्ट्रेट लाइन के साथ a कॉमा b का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, जब आप इन कोऑर्डिनेट्स को रख देते हो x और y की जगह, यानी पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर अपॉन अंडर रूट ऑफ ये कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही मैं निकालना चाह रहा हूँ, ओरिजिन की किस लाइन में, इस लाइन में। करेक्ट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मैंने p अज्यूम कर लिया, ये p कितना आ रहा है मेरा, 4 × 0 प्लस 3 × 0 -25। राइट, बिकॉज इट्स अ डिस्टेंस, तो यहाँ आप एक मॉड्यूलस यूज करते हो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। राइट, डिवाइड बाय रूट ओवर 4² प्लस 3²। करेक्ट, ये कितना हो जाएगा, 25, नीचे क्या आ जाएगा, 5। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, 5 से कैंसिल करोगे कितना आ गया, डिस्टेंस इज 5। माइंड यू, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज ऑल्सो 5। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये ऐसी ना होके ये लाइन क्या हो रही है, इस सर्कल को टच कर रही है, मतलब ये लाइन इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। करेक्ट। सो ये लाइन कुछ इस तरीके की है। ठीक है। अब आपसे पूछा था कि ये जो तीन ग्राफ्स है ना, इनमें से कोई से दो ग्राफ कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मीट कर सकते हैं। तो आप देखना, एक पॉइंट तो मुझे ये मिल रहा है व्हेन दीज टू स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। एक पॉइंट ये मिल रहा है जब सर्कल और x इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट कर रहे हैं। राइट। एक पॉइंट मुझे ये मिल रहा है जब ये सर्कल और x इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और एक पॉइंट मुझे ये मिल रहा है, करेक्ट, जहां पे सर्कल और लाइन टच कर रहे हैं। सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, 4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इफ fx is equal to x cube minus x square minus f of x minus 1 for all x greater than equal to 2, and it is given that f of 1 is equal to 1, then find the value of f of 25। करेक्ट। ये फंक्शन दिया हुआ है मुझे, फंक्शन इज डिफाइंड एज x cube minus x square minus f of x minus 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। f ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है 1, मुझे निकालनी है f ऑफ 25 की वैल्यू। करेक्ट। तो मैं क्या करूँ, f ऑफ 25 की वैल्यू पुट कर देता हूँ सबसे पहले। x को 25 पुट करा, तो ये f ऑफ 25 कितना आ गया, 25³ माइनस 25² माइनस f ऑफ 24 आ गया। अब f ऑफ 24 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, f ऑफ 24 की वैल्यू होती है 24³ माइनस 24²। राइट।
माइनस टाइम्स f(23). अब f(23) की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23³ माइनस 23² माइनस f(22). f(22) की वैल्यू 22³ माइनस 22² एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये सारे टर्म्स कहाँ तक जाएंगे, x = 2 तक, करेक्ट। और लास्ट में आपको क्या दिख रहा होगा, माइनस टाइम्स f(2), यानी यहाँ पे जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2⁻³ माइनस 2⁻², एंड माइनस ऑफ f(1), करेक्ट। और इसको अगर आप बंद कर दोगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा f(1), करेक्ट। ये हो गई। यानी अगर इसको लिखना चाहो f(25) को, तो ये आपको ऐसा दिखेगा। क्यूब के टर्म से एक साथ लिख लो, 25³ माइनस 24³ प्लस, देखना ये माइनस 23³ एंड माइनस माइनस प्लस 23³, देन माइनस 22³, राइट, एंड प्लस 21³। तो आप देखो ऑड नंबर्स के साथ प्लस साइन है एंड इवन नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन है। और ये कहाँ तक जा रहा है, क्यूब तक, 2 के क्यूब तक, यानी 2 के साथ क्या आएगा, माइनस का साइन, -2³, करेक्ट। अच्छा दूसरा क्या है, नेगेटिव -25²। इस माइनस को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास दूसरी चीज क्या आ जाती है, 25² माइनस, ये प्लस था 24², माइनस कॉमन लिया तो -24²। इसकी तरह सेम बन गया काम, +23² एंड सो ऑन टिल कहाँ तक, -2²। ये, और f(1) क्या मतलब, सब में 1 ऐड कर देना है। अब सबसे पहले मुझे एक तो वैल्यू निकालनी है इसकी, उसमें से माइनस कर देनी है इसकी वैल्यू, उसमें 1 ऐड कर देना है, करेक्ट। ये 3 वैल्यूज मेरे को निकालनी है। तो ये 3 वैल्यूज निकालते हैं, कितनी हो जाएंगी, 25³ माइनस 24³ प्लस 23³। यार इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसमें आई नो इट इज सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर, अगर मैं इसमें +24 +22 ये सब ऐड कर दूंगा, करेक्ट। ऐड करूंगा तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 25³ +24³ +23³ एंड अप टिल कितना, 2³, राइट, एंड माइनस माइनस, क्योंकि अब मैं माइनस भी करूंगा इसमें, जो टर्म मैंने इवन नंबर ऑफ टर्म जो ऐड करें वो माइनस भी करूंगा इसमें से, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बन जाएंगे सारे टर्म्स, -2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ लिख सकता हूं मैं 24³, राइट, +22³ +20³ एंड अप टिल 2³। ये हो जाएगा, इवन टर्म्स आ जाएंगे सारे। और आप एक चीज देखना, यहाँ पे इतना आ चुका और ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ। अब देखना, अब ये सीरीज बना सकता हूँ मैं इसकी, इसको मैं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स लिख सकता हूँ। वो कितना होता है, वो कितना हो जाएगा, 25, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n+1/2 होल स्क्वायर। सो इट बिकम 25 इंटू 26/2 होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि ये 1 से लेके है, यहाँ पे तो 1 था नहीं, तो एक -1 करना पड़ेगा एंड माइनस यहाँ पे देखना 2³ अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो इट बिकम्स 2⁻⁴ और अंदर क्या रह जाएगा, 1 +2³ +3³ और कहाँ तक, 12³ तक, करेक्ट। ये वैल्यू निकाल दो कितनी हो जाएगी, दिस इज 13, 13, 5 is 65 एंड 2 60, सो 325, 325 होल स्क्वायर -1 -16 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, 1213/2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 678 होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ रही है 32, और 325 का होल स्क्वायर कितना हो जाना चाहिए, 5 का स्क्वायर करोगे 25, और 32 इंटू 33, 32 का स्क्वायर 1024 प्लस 32 1056, -1 माइनस
16 का मल्टीप्लाई करोगे 78 के होल स्क्वायर में, राइट। तो 78 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 इंटू 78 होल स्क्वायर इज 4 6 56 and 56 112 118 11 carry over, and then 7 7 49 and 11 is 60. So 6084 into 16. So it becomes 105625 minus 1 minus 64 6 times. This is 128 and 6 34 197. इस 1 को ऐड कर दो और इसमें से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 105625 माइनस 5 4 3 7 and 9, करेक्ट। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 550, दिस इज 8 2 एंड 5 and 3 8। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, वो क्या मिल गई मुझे वैल्यू? मैं इसको लिख ले रहा हूँ अलग से। इट बिकम्स 8280। ठीक है, इसमें से मुझे ये माइनस करना है, इसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट करता हूँ। सिमिलर इसकी तरह, बिल्कुल सेम इसी की तरह इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे? ये क्या बन जाएगा आपके पास? 25 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर एंड प्लस कहाँ तक? 2 स्क्वायर। अच्छा, माइनस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा ये सब? 24 स्क्वायर प्लस 23, सॉरी 22 स्क्वायर इवन टर्म्स, और कहाँ तक? 2 स्क्वायर तक, राइट। ये हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये क्या होता है? 25 का है तो 25 इंटू 20 एन एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये इतना आ गया। इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे? -1 कर दोगे, क्योंकि 1 आपने लिया नहीं है। एंड माइनस यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो ये 8 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, 25 तक के स्क्वायर लेना, सॉरी डिवाइड, जब इसको, दिस इज 24, और आप 2 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका? 12। सो इट बिकम 12 इंटू 13 इंटू 25 डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 13 से 7, 13 से 2 और 3 से 3 से 17 एंड 2 2 13, राइट। 17 इंटू 3 51 and 170, so it becomes 221, राइट, इंटू 25। कितना हो जाएगा भाई ये? 25 52 into 254, 5 times 55. So 5545 minus 1 minus 8 times this. This is 2 times 50. So 650. 650 into 8. 0 at 40. 52। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? इसमें से एक माइनस हुआ, 544, 344 बचा, करेक्ट। इसकी वैल्यू आ रही है 344, यानी आपको 8280 में से 344 लेस करना है, उसमें 1 ऐड कर देना है। ये आ जाएगा 6 एंड इट बिकम्स 3 12 एंड दिस इज, ओ सॉरी 9 एंड इट बिकम्स 7 7936 प्लस ये 1 है, इसमें आप ऐड कर दोगे आंसर के लिए, कितना हो जाएगा? 7937। वेरी पेनफुल क्वेश्चन, आई थिंक टफेस्ट। सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से आपको गलती होने के बहुत चांस है, ये ऐड करना आपको आना चाहिए। सो टफेस्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर वुड बी 7937, करेक्ट। अच्छा, ये कैलकुलेशन हमने तो यहाँ पे अपने मेंटली करी है, और इस पे कॉपी पे लिख के आप जो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर जो दे रखा होता है उससे आप यूज करके जल्दी और जल्दी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और गलती की भी गुंजाइश कम होगी उसमें। क्वेश्चन नंबर 16, if x y z are positive integers such that xy plus x plus y is equal to 215,
वाई जेड प्लस जेड इज 161, zx प्लस जेड प्लस एक्स इज 107, देन y माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस जेड की वैल्यू। यार ये देखना, जैसे ये दिखती है ना मुझे ऐसी वाली इक्वेशन, आप भी आज से याद रखेंगे, इस वाले इक्वेशन को फैक्टराइज करा जा सकता है 1 + x इंटू 1 + y में। कैसे होती है वो? जब आप दोनों साइड 1 ऐड कर दो, इस साइड ऐड करा है 1 तो इस साइड भी 1 ऐड कर दो, करेक्ट। यहाँ पे +1 करा तो राइट हैंड साइड पे भी +1, तो ये इक्वेशन कैसी दिखेगी? आपने इन दो टर्म्स में से x कॉमन लिया, इट बिकम 1 + y। क्या रह गया आपके पास? 1 + y। और किसके बराबर? 216। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो 1 + x 1 + y इज इक्वल टू 216, राइट? इट इज इक्वल टू 216। एंड एंड ये दूसरे इक्वेशन से क्या आ जाएगा आपके पास? 1 + y 1 + z इज इक्वल टू 162। तीसरे इक्वेशन से 1 + x प्लस 1 + z इज इक्वल टू 108। अब इन तीन इक्वेशंस को यूज करके आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब आप एक चीज देखना यार, अगर अगर मैं इस और इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, राइट, 1/3, क्या मिलेगा मेरे को? 1 + x कैंसिल हो जाएगा, 1 + y अपॉन 1 + z मुझे कितना मिल जाएगा? 2, करेक्ट। यानी अगर मैं इन दो वैल्यूज को a और b अज्यूम कर लूं, देखना, इफ दिस इज a दिस इज b, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 162। a इंटू बी इज 162, और इनका डिवीजन कितना दे रखा है? a डिवाइड बाई b इज 2, करेक्ट। तो यहां से मुझे पता है a इज इक्वल टू 2b है। इसको अगर मैं इस इक्वेशन में रखूंगा क्या हो जाएगा? ये 2b², और वो कितना है? 162। इसका मतलब b² क्या है? 81। अगर b² 81 है तो b की वैल्यू कितनी है? 9। b की वैल्यू अगर 9 है, b की वैल्यू अगर 9 है तो b क्या था? b अज्यूम करा मैंने 1 + z, इट इज 1 + z। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, करेक्ट। b की वैल्यू 9 है तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 18। वो था 1 + y के बराबर, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 17, करेक्ट। अब आप किसी भी इक्वेशन में रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ रख देते हैं 1 + x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 216 डिवाइड बाई 18 कितना होता है? 1 2 12। तो x की वैल्यू मिल गई आपको 11, करेक्ट। अब आपको निकालना था y माइनस जेड, वाई इज 17 माइनस जेड इज 8 डिवाइड बाई x माइनस जेड, 11 माइनस 8 कितना आएगा? दिस इज 9 and this is 3, so it becomes 3। correct answer is 3 only। next, if p is to q is equal to q is to r is equal to r is to s and it is given as 6, मुझे ये रेशियोज बराबर दे रखा हूँ, p बाई क्यू बाई आर के बराबर है और ये आर बाई एस के बराबर है, और ये रेशियो कितना है? 6। तो मुझे बतानी है इसकी वैल्यू, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस अपॉन क्यू² प्लस r² प्लस s²। सबसे पहले अगर मुझे ये रेशियोज इक्वल दिए हैं और मुझसे कुछ कुछ इनके आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, सम ऑपरेशन ऑन दीज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, इसका मतलब लॉ ऑफ इक्वल रेशियोज मुझे याद आता है। लॉ ऑफ इक्वल रेशियो क्या कहता है? अगर ये रेशियो बराबर है 6 के, तो एनी ऑपरेशन ऑन न्यूमरेटर अपॉन सेम लीनियर ऑपरेशन ऑन डिनोमिनेटर, उसका रेशियो भी क्या रहेगा? आपके ओरिजिनल रेशियो के बराबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ इक्वल रेशियो क्या बोलता है? लॉ ऑफ इक्वल रेशियोज क्या बोलेगा? अगर आप P प्लस क्यू प्लस आर, ये अगर आपने करा ऑपरेशन, तो सेम लीनियर ऑपरेशन ऑन डिनोमिनेटर Q प्लस आर प्लस एस, ये भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा अभी आपका, करेक्ट। अगर आप करते हो P माइनस क्यू प्लस आर, सेम ऑपरेशन ऑन डिनोमिनेटर Q माइनस आर प्लस एस, ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी 6 हो जाएगा। आप इसको वैसे भी प्रूव कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल P बाई क्यू इज 6, तो यहाँ P को आप क्या लिख लो? 6Q के बराबर, करेक्ट। और ऐसे ही हर वैल्यू को Q के टर्म्स में आप लिख सकते हो।
डिवाइड करके देखोगे 6 ही आएगा। अच्छा, ये एक्सप्रेशन बनाना है मुझे इनको यूज करके। तो मैं एक चीज कर सकता हूँ यार, इसको पी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ? आई नो पी बाई क्यू इज इक्वल टू 6। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इसमें क्यू का मल्टीप्लाई कर दूं मैं ऊपर और नीचे तब भी रेशियो सेम रहेगा। मल्टीप्लाई बाई क्यू डिवाइड बाई क्यू, तो ये कैसा दिखेगा आपको? पी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर। क्या रेशियो है? 6। सिमिलरली फॉर क्यू आर एंड आर एस, आप ये लिख सकते हो क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। एंड ऑल्सो आर एस अपॉन एस स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 6। तो अगर आप अब इस पे लॉ ऑफ इक्वल रेशियोज लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। कितना मिल जाएगा? सेम रेशियो 6 ही रहेगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी 6। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। राकेश परचेज्ड अ पेन एंड अ बुक फॉर ₹53। सो उसने एक पेन और एक बुक खरीदी, कितने रुपीस की? ₹53 की। राइट, द नेक्स्ट डे he returned the book and got a full refund with which he purchased 6 pencils। तो एक बुक लौटाने पे उसको कितना? 6 पेंसिल खरीद ली उसने। ऑल्सो ही गॉट बैक अ चेंज ऑफ ₹21। इसका मतलब एक बुक की जो वैल्यू थी वो इतने के बराबर थी, राइट? 6 पेंसिल और ₹21 के बराबर थी। इफ द प्राइस ऑफ अ पेन इज ट्वाइस दैट ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल का प्राइस मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये ₹X का है एक पेंसिल। एक बुक की कीमत कितनी हो गई है? 6x प्लस 21। अच्छा, पेन का क्या दिया हुआ है? एक पेन की कीमत है ट्वाइस ऑफ पेंसिल यानी 2x। अगर आप इसमें रख दो ये दोनों वैल्यूज तो आप ये कह सकते हो 2x प्लस एक बुक कितना? 6x प्लस 21। इसका वैल्यू 53 होना चाहिए, राइट? सो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? दिस इज 232 डिवाइड बाई 8, 4 टाइम्स x इज इक्वल टू 4। क्या पूछा है फिर? देन द नंबर ऑफ पेन्स दैट ही कैन परचेज विद द चेंज दैट ही गॉट इज एट मोस्ट। चेंज कितने का मिला उसको बुक जब वापस करी? ₹21 का। पेन की रेट क्या है? 2x, 2x मीन्स ₹8। अब ₹8 के पेन कितने खरीद सकता है एटमोस्ट इन ₹21? 2 पेन्स, करेक्ट, फॉर ₹16। तीसरे पेन के लिए उसके पास और ₹3 होने चाहिए, उतना है नहीं उसके पास, तो एटमोस्ट 2 पेन्स खरीद सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द रेंज ऑफ y इफ मॉड ऑफ 2y माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 11। क्या कह रहा है हमसे? कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो 11 से कम होनी चाहिए। नाउ ध्यान दो यार, इस एक्सप्रेशन की मॉड इज एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी 11 से लेस होनी चाहिए, राइट? इसका मतलब ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है मॉड के अंदर, इसकी वैल्यू या तो हो पॉजिटिव 11 से कम, करेक्ट? ये 11 से छोटी होनी है आपकी वैल्यू, तो या तो ये 11 से कम या उसके बराबर हो जाए, या फिर ये वैल्यू क्या -11 से बड़ी रहनी चाहिए। यही मतलब है मॉड्यूलस का। अब जैसे मॉड हटाओगे इसकी रेंज क्या हो जाएगी? भाई कोई वैल्यू थी, वो एब्सोल्यूट वैल्यू 11 से छोटी होनी चाहिए, करेक्ट? तो मान लो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से 11 तक हो सकती है, क्योंकि मॉड पॉजिटिव वैल्यू तो 0 से 11 तक ही अज्यूम करेगा ये वैल्यूज। मॉड के बाद, मॉड के बाद 0 से 11 तक वैल्यू आ रही है, यानी मॉड के अंदर क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ मैं? फॉर एग्जाम्पल इसमें एक वैल्यू आ रही है 9, तो वो 9 मेरे को 9 पे भी मिल सकती है, -9 पे भी मिल सकती है। एक वैल्यू आ रही है 11, वो वैल्यू 11 पे भी मिल सकती है, -11 पे भी मिल सकती है, करेक्ट? उसका मतलब क्या है, जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है इसकी रेंज क्या है? -11 से 11। तो 2y का रेंज कितना हो गया? 14। और यहाँ पे -8, यानी y का रेंज क्या हो गया? 7 एंड -4, करेक्ट? सो y का रेंज इज -4 to 7। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। If fresh grapes contain 80% water and 20% pulp by weight, and 10 kg of fresh grapes yield 2.5 kg of dry grapes, then find the percentage of pulp by weight
इन ड्राई ग्रेप्स। करेक्ट। यार ये ग्रेप्स एंड पल्प वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपसे। क्या कह रखा है यार, 10 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स, दीज आर फ्रेश, फ्रेश ग्रेप्स, सही है। इनमें जो वाटर और पल्प का जो रेशियो है 80 and 20, यानी 4:1 है। अच्छा, 10 kg है फ्रेश के ग्रेप्स, इनसे आपको 2.5 kg क्या मिल जाता है, ड्राई ग्रेप्स, ड्राई ग्रेप्स, राइट। सो आपको ड्राई ग्रेप्स कितने मिल गए, 2.5 kg। ये 2.5 kg मिल गए। अब आप एक चीज देखो, ये 10 kg फ्रेश ग्रेप्स थे, वाटर और पल्प का रेशियो 4:1 था, यानी इनकी वैल्यू कितनी कितनी थी, 5 यूनिट 10 के बराबर थे। इसका मतलब वाटर कितना होना चाहिए था, 8 kg, और पल्प कितना होना चाहिए था, 2 kg। अब बताओ, ये जो ड्राई ग्रेप्स है, मतलब इनको ड्राई किया गया है, तो ड्राई कब हो जाएंगे ग्रेप्स, उनमें से पल्प नहीं जाएगा कहीं भी, वाटर जब इवेपोरेट हो जाएगा। करेक्ट। फ्रेश ग्रेप्स को अगर आप ड्राई करने रखोगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, राइट। मुझे नहीं पता कितना वाटर इवेपोरेट हुआ है, लेकिन मुझे ये पता है कि दिस क्वांटिटी ऑफ पल्प हैज टू रिमेन सेम। करेक्ट। ये 2 kg का 2 kg रहना है। तो अगर 2.5 kg ड्राई ग्रेप्स रह गए हैं फ्रॉम 10 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स, तो मैं ये कह सकता हूँ बाकी पानी होगा इन 2.5 में। करेक्ट। तो 0.5 kg वाटर रहा होगा। इसका मतलब ये जो रेशियो होना चाहिए वाटर और पल्प का अब ड्राई ग्रेप्स के अंदर, वो कितना हो जाएगा, 1:4। आपसे पूछा है देन परसेंटेज ऑफ पल्प बाय वेट इन ड्राई ग्रेप्स, कितना पल्प है, 4 यूनिट आउट ऑफ 5 यूनिट्स, यानी कितना परसेंट है ये, 80%, right? 1/5 is 20 into 4 is 80%. Correct answer is option D. Next, question number 21. 20 men were employed to do some work in a certain time. It was found that after 1/3 of the scheduled time, only 1/4 of the total work was completed. Right? देखो 20 men को लगाया गया, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ उनको लगाया गया यार, एक्स डेज लेंगे वो। This was promised that in X days total W work would be completed. Correct? लेकिन हुआ क्या है, इन 20 मैन ने आफ्टर 1/3 ऑफ द शेड्यूल्ड टाइम, मतलब 1/3 ऑफ द एक्स डेज में इनका काम कितना कंप्लीट हुआ है, ओनली क्वार्टर ऑफ द वर्क, यानी 1/4 ऑफ द वर्क इज डन। करेक्ट। अब मेरे से पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर मेन शुड नाउ बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क इन 3/4 ऑफ द ओरिजिनली शेड्यूल्ड टाइम। शेड्यूल्ड टाइम वाज एक्स डेज। करेक्ट। अब 3/4 ऑफ द ओरिजिनली शेड्यूल्ड टाइम में अगर टाइम काम हो जा रहे हैं, बाकी का काम हो जाना है, तो कितने और मुझे मेन की रिक्वायरमेंट होगी। अब आप एक चीज देखना, 20 मैन इन x/3 days डन 1/4 ऑफ द टोटल वर्क। करेक्ट। तो यहां से मैं मैन डेज में ये टोटल वर्क लिख सकता हूँ, 1/3 ऑफ द टोटल वर्क वुड बी इक्वल टू 20 मैन। मैंने एक मैन का एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे अज्यूम कर लिया, तो इसको नंबर ऑफ डेज से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वर्क आ जाएगा, और टोटल वर्क मुझे क्या मिल जाएगा, 80x/3। करेक्ट। वर्क की वैल्यू मिल गई इतनी, मैन डेज। अब देखना आप, उसने कहा 1/4 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, अभी कितना करना है, 3/4 ऑफ द वर्क, राइट। कितने नंबर ऑफ मेंस रिक्वायर्ड होंगे, अगर कितने दिन में हो जाना चाहिए, ये वाले डेज प्लस ये वाले डेज मिलके कितना हो जाना चाहिए, 3/4 ऑफ द ओरिजिनल शेड्यूल टाइम। 3/4 ऑफ द ओरिजिनल शेड्यूल टाइम इज 3/4 ऑफ एक्स, x/3 is already number of days, x/3 are already taken care of। करेक्ट। तो कितना टाइम बचेगा, 3/4 ऑफ एक्स में से 1/3 ऑफ एक्स आप माइनस कर दोगे, ये कितना आ जाएगा आपका, 9 - 4, दैट इज 5x/12, यानी 5x/12 डेज में कितने लोग 3/4 ऑफ द वर्क को कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, W की वैल्यू मेरे पास आ गई 80x/3। करेक्ट। ये 3/4 ऑफ द वर्क कितना हो जाएगा,
20x, 20x, तो 20x कितने लोग करेंगे, तो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड वुड बी, जब इस 20x को इतने नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दोगे, 5x इंटू 12, राइट, ये कितना हो गया आपका, 4x कैंसिल, यानी 48 मैन आर रिक्वायर्ड, करेक्ट। यहाँ जो नंबर ऑफ मैन की वैल्यू आ रही है दैट इज 48। इसका मतलब पहले कितने काम कर रहे थे, 20, कितने और एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत है, 28 लोगों की, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, देयर आर सम बास्केट्स लेवल्ड 1 2 3 4 and so on up to 2n where n is greater than 6 such that for k equal to 1 2 3 up till 2n there are exactly k basket labeled k। इसका क्या मतलब है, आप एक चीज देखना, यार कुछ बास्केट्स हैं और उन पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, नंबर 2n तक पड़े हुए हैं, वेयर दिस 2n, ये n की जो वैल्यू है n 6 से बड़ी, करेक्ट। अब क्या कह रहा है, सच दैट फॉर k इक्वल टू 1 देयर आर k बास्केट, कैसे, 1 जिन पे लिखा हुआ है वो कितने, 1 बास्केट है, 2 जिन पे लिखा हुआ है देयर आर 2 बास्केट्स, राइट, जिन पे 3 लिखा हुआ है देयर आर 3 बास्केट्स। तो आप जो नंबर ऑफ बास्केट्स देख रहे हो यहाँ पे कैसे हैं, 1, देन 2 2, देन 3 3 3 एंड देन 4 जिन पे लिखा है ऐसे 4 बास्केट है, एंड सो ऑन, ठीक है। आपको दिया, देन नाउ कंसीडर द फॉलोइंग टू केसेस फॉर द नंबर ऑफ एप्पल्स ए आई इन द बास्केट लेबल्ड आई। फॉर एग्जाम्पल, 1 नंबर के बास्केट में कितने एप्पल हो जाएंगे, A1, एंड A1 इज गिवन बाय टू केसेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई इज ऑड, जो मैंने लिया है 1, तो नंबर इन फर्स्ट केस नंबर ऑफ एप्पल इन दिस बास्केट वुड बी हाउ मच, 1 and 1 2, करेक्ट। और अगर ये I2, फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर के बास्केट में कितने एप्पल हो जाएंगे, 2 + 2 4, A2 में हो जाएगा 4 बास्केट, और ऐसे कितने बास्केट्स हैं, 2 बास्केट, यानी इन 2 बास्केट्स में 4 4 एप्पल आ जाएंगे, इस तरीके से। ऐसे ही केस 2 का दिया हुआ है, जब I ऑड है तो वो I+2 is the number of apples, and when I is even then I+1 is the number of apples if the total number of baskets is n। If there are n baskets in total, then find the difference between total number of apples in the n baskets in case 1 and case 2, right। इन दोनों केसेस में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन दीज n बास्केट्स, करेक्ट। अब आप एक चीज देखो यार, अगर मैं ना, आई नो n इज ग्रेटर देन 6, बट मैं एक ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, जैसे अगर मैं n को 1 ले लेता हूं, इसका मतलब क्या है, n का 1 मतलब n 1 होना, यानी बास्केट इज लेबल्ड एज 1, ऐसे कितने बास्केट होंगे, एक बास्केट होगा ऐसा, करेक्ट। ओ सॉरी, n को 1 अगर मैंने लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, n को 1 लिया, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे n को 1 रखा है, इसका मतलब लेबलिंग कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक। टोटल नंबर ऑफ बास्केट कितने हो जाएंगे, व्हेन n इज 1, टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स वुड बी, एक एक नंबर का, दो दो नंबर के हो जाएंगे, करेक्ट। ऐसे ही जब मैं n को 2 लूंगा, तो ये नंबरिंग जाएगी 1 से 4 तक, यानी 1 2 2 3 3 3 एंड 4 4 4 4, यानी टोटल बास्केट्स क्या हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4। इससे पहले केस में टोटल बास्केट कितने थे, 1 + 2। इसका मतलब यार टोटल बास्केट जो है वो क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n मतलब ये अगर n 1 है तो 2n कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब ये सम ऑफ 2n नेचुरल नंबर्स है, सो 2n + 1 डिवाइड बाई 2, दिस इज द नंबर ऑफ बास्केट्स, करेक्ट। तो जब अगर n 1 है तो 2n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, और टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स इस केस में कितने हो जा रहे हैं, 3। व्हेन n is 2, नंबरिंग इज फ्रॉम 1 to 4, टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स आर 10 एंड सो ऑन, करेक्ट। अब मैं बस ये देख रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंस और लिख लूंगा, डिफरेंस ऑफ एप्पल्स। सबसे पहले यार एक चीज देखना, राइट, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
case 1 and this is case 2, करेक्ट। तो अगर मैं कह रहा हूं A1 की वैल्यू, मतलब पहले एक बास्केट में, एक, व्हेन n इज इक्वल टू, और n छोड़ो, अगर एक बास्केट की बात करूं, नंबर 1 बास्केट की बात करता हूं मैं, i इज ऑड, पहले केस में व्हेन 1 इज ऑड, तो एप्पल्स कितने हो जाएंगे 2, और केस 2 में कितने हो जाएंगे 1 + 2 = 3, राइट। सेकेंड नंबर के बास्केट में 2 + 2, पहले केस में 4 एप्पल्स और दूसरे केस में 2 + 1 3 एप्पल्स, करेक्ट। 1 + 2 3 आ रहा है, 2 + 1 भी 3 आ रहा है। देन थर्ड नंबर के बास्केट में, द बास्केट विच इज नंबर्ड एज 3, केस 1 में कितने हो जाएंगे एप्पल्स, 3 and 1 4, एंड केस 2 में 3 and 2 5। इन फोर्थ बास्केट, और बास्केट नंबर्ड 4, जरा केस 1 और 2 में, केस 1 में बताओ इवन नंबर है 4, तो 6 एप्पल्स, एंड देयर आर 4 and 1 5 एप्पल्स इन केस 2, करेक्ट। अब मैं इनका जरा डिफरेंस नोटिस करते जाऊंगा, आप ना डिफरेंस दिखते जाएंगे। हमसे ये पूछा है डिफरेंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने n को 1 लिया, टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स कितने थे 3, राइट। और ये देखना, पहले और दूसरे केस का डिफरेंस, मैं इसको बड़ा और इसको छोटा, 1 में से 2 को माइनस कर रहा हूं, तो डिफरेंस में यहां भी लिख रहा हूं। एक 1 नंबर के बास्केट में कितना डिफरेंस है, -1 का, सेकेंड नंबर बास्केट में +1 का, थर्ड नंबर बास्केट -1, फोर्थ नंबर बास्केट +1, करेक्ट। ये दे रखा है मुझको। अब आप एक चीज देखो यार, ये अगर डिफरेंस है, व्हेन n इज इक्वल टू 1, टोटल बास्केट्स आर 3, 3 का क्या मतलब है, 3 बास्केट में एक ऐसा और दो दो नंबर के होंगे, करेक्ट। उनमें डिफरेंस कितना आ जाएगा, एक नंबर के बास्केट में -1 का डिफरेंस आ रहा होगा, और 2 नंबर के बास्केट में +1 का डिफरेंस है एक में, बट 2 नंबर के 2 बास्केट्स हैं, इसका मतलब +2 का डिफरेंस। यानी ये जो डिफरेंस है ये कितना आ रहा है, द डिफरेंस इज -1 + 2 which is equal to +1, correct। when n is 2, number of baskets are 10, तो डिफरेंस कितना आ रहा है ये कैलकुलेट कर लेता हूँ। वो किस तरीके से होगा, ये 4 बास्केट्स हैं, करेक्ट। ये 4 नंबर के 4 बास्केट, 3 नंबर के 3 बास्केट, 2 नंबर के 2 बास्केट्स, तो जो डिफरेंस बनता जाएगा बस आप वो देखना। ये -1, 2 का डिफरेंस, 2 बास्केट्स का +2, 3 बास्केट्स का -3, एंड 4 बास्केट्स का +4। ठीक, यहाँ से एक आया, यहाँ से एक आया, यानी डिफरेंस क्या है ये +2। एंड सिमिलरली जब आप n की वैल्यूज ऐसे नोट करते चलोगे ना, फॉर n इक्वल टू 3 दिस डिफरेंस वुड बी +3, फॉर n इक्वल टू n दिस डिफरेंस वुड बी n, करेक्ट। और यही आपको निकालना है। उसमें अगर इस n की वैल्यू n है, यानी नंबरिंग 2n तक जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स कितने हो जाएंगे 2n, 2n + 1 डिवाइड बाई 2, राइट। और उसमें डिफरेंस आपका कितना आ रहा है n, यानी मुझे इस n की वैल्यू निकालनी है, किसके टर्म्स में, ऑप्शन दिए हुए हैं इस कैपिटल N के टर्म्स में। कर लेता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 2n² + n माइनस n इज इक्वल टू 0, करेक्ट। यहाँ से n का क्या वैल्यू निकल जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूँ तो -1 ± √b², दैट इज 1, -4ac, 4 to 8 plus time 8n डिवाइड बाई 2a, 2 into 2 is 4। तो यहाँ से n की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, आई नो दिस डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, और द नंबर ऑफ डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव नंबर चाहिए, नेगेटिव इग्नोर करूंगा तो क्या आ जाएगा ये n, 1 + 8 times of n -1 divided by 4, which is option number B। Correct answer is option B। Slightly difficult question, सो ओके। बस देखें, क्वेश्चन अगर कॉम्प्रिहेंड कर ले जाएंगे हम, तो इस क्वेश्चन को चांस है सॉल्व करने का। अदरवाइज दिस क्वेश्चन आर ऑलवेज अराउंड 3 क्वेश्चंस, करेक्ट। सो दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच।